रीड करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1, मीनिंग ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड वे टू अकम्प्लिश द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। नंबर 2, कॉन्सेप्ट 2, डिफ्लिकेशन ऑफ कैश। 3, एसे 240। एसे 240 में बताया गया ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। इसके अलावा हम लोग केस स्टडी भी रीड करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 केस स्टडी कम से कम डिस्कस करूंगा, जिसके बेस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच भी समझ पाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1, दैट इज मीनिंग ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट एंड वे टू अकम्प्लिश ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। बच्चों मेरे ख्याल से आपको मैं वीडियो 1, वीडियो 2 दोनों वीडियोस में मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझा होगा कि मिस एप्रोप्रिएशन होता क्या है। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है मिसयूज करना। किस चीज का? एसेट्स का। और मेरे ख्याल से आपको पहले भी बताया था मैंने कि मिस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या होता है कि फाइनेंशियल्स में छेड़खानी करना और दूसरा एसेट्स को लेकर के मिस एप्रोप्रिएशन करना, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंजेस करना या मिस एप्रोप्रिएशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। हम इसे 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, आगे जाकर के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बच्चों मिस एप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व द थेफ्ट ऑफ एन एसेट ऑफ अ कंपनी एंड इज ऑफन perpetrated by employee in relatively small and immaterial amount. However, it can also involve management who are usually more able to discourage, conceal misappropriation in way that are difficult to detect. बच्चों बेसिकली मिस एप्रोप्रिएशन का मीनिंग तो मैंने आपको बताया ही है। मिस एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या क्या होता है? मिस एप्रोप्रिएशन के अंदर होता है कि आप एसेट्स का मिसयूज कर रहे हैं, आप कैश का मिसयूज कर रहे हैं, आप कुछ पेमेंट अगर रिसीव हुआ है उस चीज को आप दिखा नहीं रहे। मतलब मिस एप्रोप्रिएशन अगर मैं बात करूं आपसे, एसेट इन्वॉल्व कैश, इन्वेंट्री एंड ऑल। मिस एप्रोप्रिएशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या हो सकता है कि आपने बुक्स में कुछ एडजस्टमेंट एंट्री डाल दी। तो बेसिकली बच्चों मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कैन बी अकम्प्लिश इन अ वैरायटी ऑफ वेज। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मिस एप्रोप्रिएशन किस किस तरीके से हो सकता है। तो बच्चों मैं ना आपके साथ में एक एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं कि वो कितने तरीके होते हैं मिस एप्रोप्रिएशन के। सबसे पहला पॉइंट, एम्बेंजलिंग रिसीप्ट, यानी कि जो पैसा मिला उसका गबन करना। सर बात समझ में नहीं आई हमें, एम्बेंजलिंग रिसिप्ट मतलब गबन किस तरीके से? बच्चों मैं आपको बताता हूँ, कई बार ना पता है क्या होता है, कई बार हमारी बुक्स में जब हम लोग बुक्स तैयार करते हैं तो एक डेटर जिसने लगभग 4-5 साल से पैसा नहीं दिया, हमारा 20-25 हजार रुपए का आउटस्टैंडिंग था ना, ओनर को पता है। अब आज की डेट में भाई सपोज कीजिए 10,000 करोड़ की या 20,000 करोड़ की या 100 करोड़ रुपीस की कंपनी है, 25,000 रुपीस आउटस्टैंडिंग है, ओनर को नहीं दिया। अचानक उस पर्सन को याद आया कि भाई मेरा 25,000 रुपीस का उनका आउटस्टैंडिंग था। उसने कंपनी में फोन करा कि भाई मेरा 25,000 रुपीस का आउटस्टैंडिंग था, मैं अपनी बुक सारी की सारी क्लियर कर रहा हूं अभी, तो आपका 25,000 या मैं अपनी कंपनी को बंद करना चाह रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि सारे के सारे ड्यूज खत्म करूं, आपका 25,000 रुपए का ड्यूज है, मैं वो भी खत्म करना चाहता हूं। अकाउंटेंट ने कहा अच्छा 25,000 रुपए का ड्यूज है, मुझे तो याद ही नहीं, ठीक है मैं जरा बुक्स ऑफ अकाउंट को खोल के चेक करता हूं। बुक्स ऑफ अकाउंट को खोल के चेक किया तो देखा अरे हाँ इसका तो 25,000 रुपए का बैलेंस आ रहा है, लेकिन उस पर किसी की नजर ही नहीं है। मैंने उनसे कहा कि ठीक है जी आप 25,000 रुपए आप ट्रांसफर कर दीजिए, या आप एक काम कीजिए आप कैश में दे दीजिए, या 25,000 रुपए हम आपसे कैश में ले लेते हैं, हम कैश का वाउचर आपको दे देंगे। उसने कहा ठीक है कि आप हमारे यहाँ पर किसी लड़के को भेज दीजिएगा, 25,000 रुपए कलेक्ट कीजिए और मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में आप एनओसी दे दीजिएगा।
अकाउंटेंट खुद गया, उसने एक एनओसी बना करके भी दे दी, वाउचर भी दे दिया, और उसके बाद में 25,000 रुपए अपने यहां पर ले आए, और अपने यहां पर भी जो 25,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था उसको राइट ऑफ कर दिया। कंपनी के अंदर हर साल होता ही है, जहां आपकी 150 करोड़ या 200 करोड़ या 500 करोड़ की कंपनी होती है, तो वहां पर 5-6 लाख रुपए राइट ऑफ होना या बैड डेप्ट होना एक नॉर्मल बात होती है ड्यूरिंग द ईयर। तो उसने क्या किया, उसने 25,000 को भी उसमें बैड डेप्ट की एंट्री डाल दी, क्योंकि मालिक को भी नहीं पता था, उसने भी कहा भी ठीक है खत्म करो इसको। यानी कि 25,000 रुपए किसके पास आ गए, अकाउंटेंट के पास। दैट्स कॉल्ड एम्बेंजलिंग रिसीप्ट, यानी कि जो कैश जो रिसीव हुआ उसका गबन कर लिया, उसको वो बचा गया, उसको वो खा गया। दैट इज द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। पैसा आया पर एग्जैक्टली जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाया। बच्चों अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, दैट इज स्टेलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। स्टेलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बच्चों इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, तो खुद ही अपने आप में बोल रहा है। आपकी अगर कोई फिजिकल एसेट्स है उसकी चोरी कर लेना, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी कैसे हो जाएगी? हाँ मैं बात आपकी समझ रहा हूं बच्चों, लेकिन पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती, लेकिन उस आइडिया को तो चुराया जा सकता है। सपोज कीजिए मैंने एक आइडिया दिया अपने किसी क्लाइंट को, या मुझे किसी ने, फॉर एग्जांपल मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूं। मेरी एक कंपनी है, मुझे एक आइडिया आया कि भी मेरे को एक ना इस तरीके का ऐप डेवलप करना है। मैंने किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को बुलाया, मैंने कहा कि जी मुझे ना एक ऐप डेवलप करना है, बहुत बढ़िया ऐप है, मेरे अंदर ना एक नया आइडिया आया है जो कि आज तक इंडिया में कभी आया ही नहीं है। मेरे को वो आइडिया आया जो कि इंडिया में आज तक चलता ही नहीं है, और ये अगर हिट हो गया तो मैं बहुत कुछ कमा जाऊंगा। तुरंत वो बोलता है कि अच्छा सर बताइए बताइए कौन सा आइडिया आया। मैंने उसको बताया कि किस तरीके का ऐप बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने पूरी की पूरी प्रोजेक्शन उसको समझा दी कि किस किस तरीके से स्टार्टिंग होगा, किस तरह से कंक्लूड होगा। उसने कहा ठीक है सर। मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसके पास चलेगी? उसके पास। उसने क्या किया, उसने एक बड़ा इन्वेस्टर ढूंढा, उसको मेरी सारी की सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया, यानी कि मेरे जो आइडियाज थे वो उसने शेयर कर दिए। अगर मैंने उसके साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया है उसको बताने से पहले, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। अगर वो करता है दैट इज कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो सर यहाँ पे एम्प्लॉय थोड़े ना हुआ। बच्चों ये काम जरूरी नहीं है कि आउटसाइडर ही करे, एम्प्लॉय भी तो कर सकता है। हो सकता है एम्प्लॉय को मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, एम्प्लॉय ने देखा अरे इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका कोड ये, उसने किसी और को वो सेल कर दिया, सस्ते दामों में सेल कर दिया। तो इस तरीके से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, फिजिकल एसेट्स की चोरी होगी, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आइडियाज किसी और को डिलीवर करके मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो सकता है बच्चों। आई थिंक पॉइंट नंबर 1 एम्बेंजलिंग ऑफ कैश, एट पॉइंट नंबर 2 फिजिकल एसेट्स की चोरी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी। इसमें मेरे ख्याल से कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपके साथ अब डिस्कस करता हूं पॉइंट नंबर 3, causing an entity to pay for goods and services not receive। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं अपने ऑफिस में, या कोई भी अपने ऑफिस में ना कुछ परचेज करने के लिए पेमेंट करता है, और वो फिर आगे किसी और को पेमेंट करने के लिए पेमेंट देता है। सपोज कीजिए मेरे यहाँ पर एक पेटी कैश अकाउंट है। मैं क्या करता हूँ, मैं मंथ के स्टार्टिंग में 25,000 रुपए का चेक काट के कि भी कैश विड्रॉ कर लेना, और उससे जो जो ये खर्चे हैं स्टार्टिंग के वो सारे के सारे कर देना, या यहाँ पर मेंटेनेंस होना ये कर देना, वो कर देना, वो कर देना। ठीक है। सामने वाला क्या करता है, सामने वाला जब पेमेंट करता है तो उसमें से कुछ ना कुछ टंगड़ी मार देता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में पेमेंट जानी है एक्स अमाउंट की, बट मुझसे ले लिया जाता है वाई अमाउंट, और वहां पर जाता है एक्स अमाउंट, और डिफरेंस का क्या होता है, डिफरेंस पैसा खा लिया जाता है बीच में। यानी कि मेरे को जिस एंटिटी कुछ पे कर रही है गुड्स या सर्विस, या कई बार ऐसा भी होता है सर ये सामान आना, मैं एग्जांपल लेता हूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, या रियल एस्टेट कंपनियां जो होती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन वगैरह काम करती है।
उसमें क्या होता है कि भाई सपोज कीजिए उन्होंने कहा कि भाई हमारे 50 फ्लोर की या 20 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, 50 फ्लोर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 20 फ्लोर की एक बिल्डिंग है और एक फ्लोर पर हमारे 40 या 25 फ्लैट्स है। तो 25 फ्लैट्स, 20 फ्लोर की बिल्डिंग, तो हमारे हो गए नियर अबाउट 500 फ्लैट्स। अब 500 फ्लैट्स के लिए बल्क में मटेरियल आता है। अब जब बल्क में मटेरियल आता है तो उसमें अगर मैंने 50 पीस और एडिशनल मंगा लिए छोटे मोटे, सपोज कीजिए गेट की बात करते हैं, तो गेट तो एक अपार्टमेंट के अंदर मतलब एक जो फ्लैट होता है उसके अंदर हो सकता है 4-5 गेट हो। तो उसकी कैलकुलेशन में उसने कहा कि भाई हो सकता है कुछ बेकार भी हो, कुछ ऐसा भी मटेरियल हो सकता है जो कि खराब निकले या खराब हो जाए हमसे, तो उसने 10 या 50 गेट एक्स्ट्रा मंगा लिए और उसके लिए एडिशनल पेमेंट कर दिया। लेकिन ये सब किसकी नॉलेज में हुआ? जो ओनर है। बट उसने क्या किया, उसने जो एग्जैक्ट था उतना ही माल मंगाया, केयरली लगवा दिया, कोई वेस्टेज नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो 50 जो डोर थे उसका पेमेंट किसकी जेब में चला गया? जो मीडिएटर एम्प्लॉय था उसकी जेब में। दैट इज कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। या मेरे पास में एक बिल आ गया कि सर हमने ना लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने क्या किया, मैंने कंप्यूटर वाले को बुलाया, उसने कंप्यूटर ठीक कराया और उन्होंने 2000 रुपए का बिल बनाकर दे दिया, प्लीज पे कर दीजिए। अब मुझे तो नहीं पता, मैंने पूछा कि कंप्यूटर खराब हुआ था? हाँ सर खराब हुआ था। ठीक है, तो मैंने 2000 रुपए दे दिए कि ठीक है भाई 2000 रुपए दे दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, 2000 रुपए किसके पॉकेट में चले गए? जिसने बोला जी कंप्यूटर खराब हो गया। कंप्यूटर खराब ही नहीं हुआ था, या कंप्यूटर खराब हुआ भी होगा, उसे पता था, उसने खुद ही कुछ प्लस माइनस किया, सर ठीक हो गया, ठीक है जी। यानी कि या ऐसा भी हो जाता है, उसने खुद लैपटॉप में कुछ प्लस माइनस करा, हम लोग लेमन लैंग्वेज है, हम लोग है अकाउंट्स फील्ड के, उसने कुछ प्लस माइनस किया, अभी सिस्टम काम करना बंद कर दिया, सर दिखा के लाना पड़ेगा। वो सिस्टम को लेकर के गया कि सर वो 2000 रुपए मांग रहे, ठीक है भाई दे दो, सिस्टम कंपलसरी है, जल्दी बुला करके लेके आना कि ठीक है 2000 रुपए दो। उसने क्या किया, वहीं बैठे बैठे सिस्टम में फिर जो डेटा उसने प्लस माइनस किया था वो फिर से ठीक कर दिया और ले आया कि सर ये लीजिए 2000 रुपए का बिल का हमने पेमेंट किया था उसे, और उसने सिस्टम ठीक कर दिया। यानी कि वो सर्विस जो कि हमने रिसीव ही नहीं की उसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं, वो गुड्स जो हमने रिसीव ही नहीं की उसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन। दैट्स कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन। बच्चों पॉइंट नंबर 4, यूजिंग एन एंटिटीज एसेट फॉर पर्सनल यूज। बच्चों इसको तो आप जानते ही होंगे। कंपनी ने, सपोज कीजिए कंपनी एक बैंकर है, वो या कोई भी एक बड़ी कंपनी, उसका जो सीईओ है वो क्या करते हैं, लेमन प्रैक्टिस, जर्नल प्रैक्टिस है, बड़ी सी गाड़ी खरीदेंगे, मर्सिडीज या जगुआर या रेंज रोवर, जो भी कोई गाड़ी जो बेस्ट लगती है उन्हें वो खरीदेंगे। किसके नाम से? कंपनी के नाम से। लेकिन उस गाड़ी का यूज क्या होगा? वो गाड़ी हर समय डायरेक्टर या सीईओ के घर पर खड़ी रहेगी। यानी कि जो वो एसेट परचेज की है, वो एसेट जो डायरेक्टर्स या सीईओ है वो अपने पर्सनल पर्पस में यूज कर रहे हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि भाई घर पर एसी लगना है, अरे ठीक है भाई कोई बात नहीं, कंपनी के नाम पर बिल बना दो, सपोज करो कि यहाँ पर एसी लग गया, ऊपर मत बताना, मैं बिल पास कर दूंगा, एसी मेरे घर पर लगवा दो। एसी भी आ गया, कंपनी के नाम पर भी आ गया, एक्चुअल है, वेंडर से कंफर्म कर लो जी हाँ एसी भेजा था, हाँ जी भेजा था, बिलिंग किसके नाम से? कंपनी के नाम से। ओके ओके, बात खत्म। लेकिन एसी गया कहां? जिसने ऑर्डर किया उसके घर पर, ना कि कंपनी के अंदर। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे चल सकते हैं हम लोग, चलिए बच्चों। अब हाउ टू राइट इन एग्जाम, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है मैं एक बार आपको ये बता दूं। सबसे पहले एम्बेजलिंग रिसीप्ट, यानी कि जो पैसा आया उसका गबन करना। इसमें क्या होगा? मिस एप्रोप्रिएटिंग कलेक्शन ऑन अकाउंट्स रिसीवेबल और डाइवर्टिंग रिसीप्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ राइट ऑफ अकाउंट्स टू पर्सनल बैंक अकाउंट। मेरे ख्याल से बच्चों बात समझ में आ गई होगी। बच्चों पॉइंट नंबर 2, स्टेलिंग फिजिकल एसेट्स। इस केस में मैं बताता हूं आपको एग्जाम में कैसे लिखना। आपको एग्जाम में लिखना होगा स्टेलिंग इन्वेंट्री फॉर पर्सनल यूज और फॉर सेल, स्टेलिंग स्क्रैप फॉर रीसेल, जॉइंटिंग हैंड्स विद अ कॉम्पिटिटर
बाय डिस्क्लोजिंग टेक्नोलॉजी डेटा। बच्चों बाय डिस्क्लोजिंग टेक्नोलॉजी डेटा, इसको अंडरलाइन कर लेना, दैट्स रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इससे ऊपर जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, दैट्स रिलेट्स टू फिजिकल एसेट्स इन रिटर्न फॉर द पेमेंट। जैसे कि आपने देखा ही होगा पायरेटेड मूवीज वगैरह आती हैं, ये सारे के सारे पता पड़ा मूवी रिलीज नहीं हुई, पायरेटेड पहले आ गई, इस तरीके की चीजें। पॉइंट नंबर 3, कॉजिंग एन एंटिटी। इसमें बच्चों आपको केवल एक एग्जांपल टाइप से देना है। फॉर एग्जांपल पेमेंट टू फिक्टिशियस वेंडर, यानी कि अंडरलाइन द वर्ड फिक्टिशियस वेंडर, या किकबैक्स पेड बाय वेंडर टू द एंटिटीज परचेजिंग एजेंट इन अ रिटर्न फॉर इन्फ्लेटिंग प्राइस पेमेंट और फिक्टिशियस एम्प्लॉय। यानी कि कोई बंदा जो है ही नहीं उसके नाम से पेमेंट बनवा लिया, कोई वेंडर है ही नहीं उसके नाम से पेमेंट। लेकिन ये जनरली कहां पर होता होगा? जहां पर कैश में ट्रांजैक्शन होती है। अगर बैंक से ट्रांजैक्शन होती तो इस तरीके की ट्रांजैक्शन होती ही नहीं। जनरली कैश की चोरी वहां होती है जहां कैश की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। जहां बैंकिंग रूट से होती है वहां पर अगर बहुत ही चालाक एम्प्लॉय है वो तो चोरी कर सकता है, बट हाँ 80% आपका कंट्रोल हो जाएगा अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट हो रही है। 20% फिर भी रहेगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% आप सेफ हो गए, नो, आप 80% सेफ हो गए। Using an entity's assets, for example, using an entity's asset for collateral for a personal loan or a loan to a related party. I think समझ में आ गया होगा बच्चों को। चलिए बच्चों, अब इसमें हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कैन बी अकम्प्लिश थ्रू। बच्चों ए बी सी डी, आप चारों के चारों पॉइंट देख रहे होंगे, इसमें आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट हमने ऊपर पढ़े हैं। और बच्चों पास्ट अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज inadequate internal control over assets may increase the susceptibility of misappropriation of those assets. State any 3 example for such misappropriation of such assets. बच्चों इसके अंदर जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी चारों के चारों पॉइंट्स वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। 3 एग्जाम्पल मांग रहे हैं, आप 3 दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2, दैट इज डिफ्लिकेशन ऑफ कैश। डिफ्लिकेशन ऑफ कैश का मतलब होता है बच्चों कि कैश का गबन करना, कैश की चोरी करना, कैश को इधर उधर करना। इधर उधर मतलब सर, इधर उधर का मतलब है जो कंपनी के पास जाना चाहिए वो कंपनी के पास ना जाके कहीं और चला गया। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपके साथ में डिस्कस करूंगा किस तरीके से डिफ्लिकेशन ऑफ कैश हो सकता है। डिफ्लिकेशन ऑफ कैश हैज बीन फाउंड टू परपेट्रेट इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, बाय इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट। एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेटिंग ऑफ द पेमेंट बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट कुछ एग्जाम्पल जो यहां पर दिए हुए हैं वो देख लेते हैं हम। Making payments against fictitious voucher. Making payment against voucher the amount whereof has been inflated. Manipulating totals of wages rolls either by including therein name of dummy worker. बच्चों by inflating cash payment का मतलब क्या हो जाएगा कि कैश को इन्फ्लेट करा, यानी कि कैश जाना कहीं और था चला कहीं और गया, या किसी आर्टिफिशियल किसी डमी वाउचर के अगेंस्ट पेमेंट करा दिया, किसी डमी वेंडर के अगेंस्ट पेमेंट करा दिया, किसी डमी लेबर के अगेंस्ट वेजेस पेमेंट करा दी, किसी डमी एक्सपेंस के अगेंस्ट पेमेंट करा दी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो होता है बेसिकली कैश का गबन करना। कैश का गबन कैसे करेंगे आप? कैश का गबन करेंगे आप कैश की चोरी करके। कैश की चोरी कैसे होगी? खर्चा कंपनी को करना था लेकिन
खर्चा एक्चुअल में है नहीं, यानी कि एक डमी वाउचर ला करके दे दिया, उसके अगेंस्ट हमने कंपनी से पेमेंट निकलवा ली और वो खर्चा है ही नहीं, यानी कि वो पैसा कहां चला गया, वो पैसा पॉकेट में चला गया, यानी कि वो पैसा क्या हुआ, वो पैसा गबन हो गया, वो पैसा मिस एप्रोप्रिएट हो गया, वो पैसा डिफ्लिकेट हो गया, वो पैसा चोरी हो गया, वो पैसा मिसयूज हो गया, वो पैसा किसी और के हैंड में चला गया। आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट इज बाय सप्रेसिंग कैश रिसीप्ट। सर ये क्या होता है बच्चों? सप्रेसिंग ऑफ कैश रिसीप्ट मतलब जो आया उसको दबा दिया, उसे उजागर नहीं होने दिया, दैट्स कॉल्ड सेपरेशन ऑफ कैश रिसीप्ट। सर बात समझ नहीं आई, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्कूल है या आपका एक ऐसी कंपनी है जहां पर लगभग 50,000 60,000 कस्टमर्स हैं, जिनसे पेमेंट आती हैं 5,000 10,000 15,000 इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, एक तो कैश में पेमेंट, मैंने क्या बोला, ये सारे के सारे गड़बड़ कैश में होती है, बैंक में भी हो सकती है, पर बैंक में सेफ्टी हमारी 80% हो जाती है, 20% हमारे को रिस्क रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल 50,000 से पेमेंट आनी है, मैंने एक बंदे की जो स्टार्टिंग वाला बंदा था उसके 15,000 रुपए उड़ाए और अपनी पॉकेट में रख लिया। बाद में जो पेमेंट आई उसे पहले वाले से एडजस्ट कर दिया, फिर तीसरे को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से, फिफ्थ को फोर्थ से, इस तरीके से मैं एडजस्ट करता चला गया। यानी कि वो 15,000 रुपए मैंने उजागर ही नहीं होने दिए, वो 15,000 रुपए पिक्चर में आए नहीं जो पहली बार में मेरी जेब में आ गए। और मैंने क्या किया, मैंने जो डेटर्स थे उसे मैंने रेज ही नहीं करा लास्ट वाले को, यानी कि ताकि मेरी बुक्स में आउटस्टैंडिंग दिखे ही ना। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, जो कैश आया वो मैंने दबा दिया। और बच्चों ये दबाने वाली प्रोसेस होती है, दैट्स कॉल्ड टीमिंग एंड लेडिंग, दैट्स कॉल्ड टीमिंग एंड लेडिंग। Amount received from a customer being misappropriated. Also, to prevent its detection, the money received from another customer subsequently being credited to the account of the customer who has paid earlier. Similarly, money received from the customer who has paid thereafter being credited to the account of the second customer, and such a practice in continue so that no one account is outstanding for the payment for any length of time, which may lead the management to either send out a statement of account to him or communicate it with him. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी और टेक्निक है जिसमें हम लोग कैश को दबा देते हैं। पॉइंट अगर मैं सेकंड टेक्निक की बात करूं तो वो होता है एडजस्टिंग unauthorized or fictitious rebate allowances, discount etc to the customer and misappropriating amount paid to them। यानी कि क्या हुआ, किसी अनऑथराइज पर्सन को, मतलब सपोज कीजिए किसी को 5% का डिस्काउंट मिल रहा था, आपके पास में अधिकार है कि आप 50% तक डिस्काउंट दे सकते हैं, और आपको देना था उसे 25%, या आपने उसे दिया 25%, उससे लिया 75%, बट बुक्स में दिखाया 50% डिस्काउंट, यानी 25% डिस्काउंट आपकी पॉकेट में चला गया, यानी कि आपने उसको दबा लिया, यानी कि आपने उसे क्या कर दिया, अनऑथराइज्ड डिस्काउंट दे दिया, या आपने नेगोशिएट करके कंपनी को बचाना था, कंपनी का वो बेनिफिट था, बट कंपनी को ना देकर के आपने अपनी जेब में रख लिया। दैट्स कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, यानी कि आपने कोई डमी रिबेट दिखा दी, अलाउंसेस दिखा दिए, इस तरीके से। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कैश को दबाने का, दैट इज राइटिंग ऑफ एज डेब्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच बैलेंस अगेंस्ट विच कैश हैज ऑलरेडी रिसीव्ड। सर मतलब ये मैंने मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल अब यहां सेट हो जाएगा आपका। बैड डेब्ट हम मान चुके हैं, 3 साल पुराना है, हम उस पर केस भी नहीं कर सकते। अचानक उसको सपना आया कि भाई अगर इनका पेमेंट नहीं करा तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। वो उठा, दौड़ा आया मेरे पास, बोला लो जी अपने 25,000 रुपए रख लो और मेरे को शांति दो। मुझे सपना आया था कि अगर तुम्हारे 25,000 मान लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने बुक्स में देखा, मैंने कैश रिसीव करके अपनी पॉकेट में रख लिया, मैंने बुक्स में देखा
कि भाई 3 साल पुराना है, किसी को भी नहीं याद। मैंने उसको क्या किया, उसको राइट ऑफ कर दिया और वो 25,000 रुपए अपनी पॉकेट में रख लिए। दैट्स कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन। पॉइंट नंबर 4, नॉट अकाउंटिंग फॉर कैश सेल्स फुल्ली। बच्चों इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। कैश जहां वर्ड आ जाए, घपला स्टार्ट होना ही होना है। मैं काउंटर पर बैठा हुआ हूं, 10,000 कस्टमर्स आ रहे हैं पूरे 1 महीने के अंदर, यानी कि एक दिन में मैं अगर 300 कस्टमर्स भी अटेंड कर रहा हूं और 500-600 रुपए वाला, तो एक 500 रुपए वाले को उठा करके अगर मैंने अपनी जेब में रख लिया, हो गया ना मिस अप्रोप्रिएशन। यानी कि अगर कैश में सेल होती है तो वहां पर अगर आपका कंट्रोल सही नहीं है तो 100% वहां पर चोरी होगी ही होगी। उस फ्रॉड को कोई नहीं बचा सकता, चाहे आपका इंटरनल कंट्रोल कितना ही भी बेहतर हो। चांसेस होंगे, चांसेस होंगे, बहुत बेहतर है तो भी चांसेस होंगे। वो दूसरी बात है कि चांसेस की परसेंटेज बहुत कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, नॉट अकाउंटिंग फॉर मिसलेनियस रिसीप्ट। बच्चों इसमें तो कोई बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है, छोटा मोटा कुछ भी पैसा आया, भाई ठीक है कबाड़ है ना, कबाड़ को सेल कर दो। कितने का कबाड़ सेल हुआ है सर? 1,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, ठीक है, अकाउंटिंग ही नहीं उसकी, स्क्रैप निकला है ना, गंदगी निकली है, वो जेब में रखा हुआ है, भूल गए, या उसने अपने पास ही रख लिया कि सर स्क्रैप मैंने फेंक दिया बाहर, होगी चोरी। तो जनरली स्क्रैप के केस में होता है मिसलेनियस वाला। पॉइंट नंबर 6, written down value of the assets entirely, selling them subsequently and misappropriation the proceed। सिंपल सी बात, रिटन डाउन एसेट्स वैल्यू बुक्स में 0 हो गई, हमने उसको सेल कर दिया, कैश में सेल कर दिया, बुक्स में वो है नहीं, जो पैसा आया वो हमारी जेब में चला गया। दैट्स कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रोसीड्स। आई थिंक बच्चों पॉइंट नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, by casting wrong total in cash book। बच्चों ये तो एक अलग, एक तो ये तो आप कह सकते हैं कि ये तो एक मेला फाइट, मतलब ये होता है ना भाई, लगभग 50,000 एंट्रीज हैं और टोटलिंग ही नहीं की। बट आज की डेट में इसके चांसेस ना बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में हम लोग एक्सेल यूज करते हैं। अगर बुक्स में मेंटेन कर रहे हैं एक्सेल पे, या हम अपना सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन करते हैं, तो उसमें टोटलिंग में कहीं कोई मिस्टेक होगी नहीं, सीधा दिख जाएगा। तो इसके चांसेस आज की डेट में बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, अगर वो बुक ही नहीं की गई है तो बात दूसरी है, बट टोटलिंग जैसी मिस्टेक ऐसा आज की डेट में चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सॉफ्टवेयर आ गए। तो ये पॉइंट कब के लिए? ये पॉइंट पुराने जमाने का, जब हाथ से हम लोग लेखा बही लिखते थे, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे, हम लोग पीएनएल बनाते थे, हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे हाथ से। यानी कि उसमें ना टैली होता था, ना कोई सॉफ्टवेयर होता था, ना कोई ईआरपी सिस्टम होता था, ना कोई कुछ होता था। तो हम लोग सीधा हाथ से ही टाइपराइटर के थ्रू टाइप करते थे। तो उसमें टोटलिंग में हो सकता है टोटल ही नहीं किया, चलो ठीक हो गया यार, चलो बात खत्म करते हैं। तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा पहले हुआ करती थी। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के फ्रॉड होंगे कि टोटलिंग नहीं की। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू राइट इन एग्जाम। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, अब मैं आपको एक बार ये बता दूं एग्जाम में कैसे लिखना है। बच्चों सबसे पहले बाय इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट, इसमें आपको एग्जांपल देना है, केवल एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेटिंग ऑफ द पेमेंट। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बट कुछ एग्जांपल जो यहां पर दिए हुए हैं वो देख लेते हैं हम। मेकिंग पेमेंट्स अगेंस्ट फिक्टिशियस वाउचर, मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट वाउचर द अमाउंट वेयर ऑफ हैज बीन इन्फ्लेटेड, मैन्युपुलेटिंग totals of wages rolls either by including therein name of dummy worker। आई थिंक बच्चों बात समझ में आ गई होगी आपको। इस तरीके से आपको एग्जाम में इसके अंदर एग्जाम्पल ही आपको देने होंगे। अब सपोज कीजिए जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं टीमिंग एंड लैडिंग। इसमें क्या होता है, इसके अंदर केवल और केवल कैश को दबाना है, उसे उजागर नहीं होने देना। यानी कि पहली बार मेरी जेब में आ गया, बाकी उस ट्रेल को करते जा रहे हैं और उसको लास्ट वाले को हमने दिखाया नहीं एज ए डेटर। तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर बीइंग मिस एप्रोप्रिएटेड, आल्सो टू प्रिवेंट इट्स डिटेक्शन द मनी रिसीव फ्रॉम another customer subsequently being credited to the account of the customer
who has paid earlier. Similarly, money received from the customer who has paid thereafter being credited to the account of the second customer, and such a practice in continue so that no one account is outstanding for the payment for any length of time, which may lead the management to either send out a statement of account to him or communicate it with him. कि भाई सिंपल सी बात है कि ना वो अकाउंट भेजेंगे, ना कम्युनिकेशन होगा, ना बातें होंगी कि आउटस्टैंडिंग है, घपला हो गया। आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा। इसी तरह से नोट अकाउंटिंग फॉर मिसलेनियस, इसमें आप एग्जांपल स्क्रैप का आप इसमें एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। सेकंड टेक्निक की बात करूं तो वो होता है एडजस्टिंग unauthorized or fictitious rebate allowances, discount etc to the customer and misappropriating amount paid to them. थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कैश को दबाने का? दैट इज राइटिंग ऑफ एज डेब्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच बैलेंस अगेंस्ट विच कैश हैज ऑलरेडी रिसीव्ड. Point number 4, not accounting for cash sales fully. Next, point number 5, not accounting for miscellaneous receipt. Point number 6, written down value of the assets entirely, selling them subsequently and misappropriation the proceed. Next, by casting wrong total in cash book. तो बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं एक आपके साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। डिफ्लिकेशन ऑफ कैश इंक्लूड, बच्चों आंसर क्या होगा इसका? नन ऑफ द अबव या बोथ? रीड आप कर लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। बोथ ए एंड बी दोनों हमने ऊपर रीड करे बच्चों। पास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, देयर आर मेनी वे फॉर द कैश डिफ्लेशन, वन ऑफ विच इज सेपरेशन कैश रिसिप्ट। लिस्ट आउट फ्यू टेक्निक ऑफ हाउ द रिसिप्ट आर सेपरेस्ड। मेरे ख्याल से बच्चों ऊपर जो हमने सेपरेस के अंदर जितनी भी टेक्निक हमने रीड किए वो सारे के सारे आप एग्जाम में रीड कर सकते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चों हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 में रीड करेंगे SA 240, ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। बच्चों पता है आपको ऑडिटर की जो ड्यूटी है वो फ्रॉड और एरर का 100% पता लगाए, ये उसकी ड्यूटी नहीं है। लेकिन फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करने के लिए वो जो भी प्रोसीजर है उससे ऑप्ट करे, ये उसकी ड्यूटी है। यानी कि वो पूरी तरह से 100% डेडिकेशन के साथ ऑडिट करे। ऐसा ना हो एक एट ए ग्लैंस अगर कोई मिस्टेक है जो देखने में ही गलती दिखाई दे रही है, उसको अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो यानी कि आप भी फ्रॉड और एरर के अंदर भागीदार बन जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टेप यूज कर रहे हैं, आप प्रॉपर ऑडिट कर रहे हैं, तो उस केस में आप फ्रॉड और एरर अगर उसके बावजूद भी हो जाता है, जो आपकी पकड़ में नहीं आता है, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होते। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं फ्रॉड और एरर को पकड़ना कंपनी के मैनेजमेंट और ओनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन उसे ऑडिट इस तरीके से करना चाहिए ताकि कोई भी फ्रॉड और एरर उसके आंखों के सामने से ना निकले।
वो सारे के सारे प्रोसीजर यूज करे जो प्रोसीजर ऑडिट करते समय हमारा इंस्टीट्यूट एसए हमें बताता है। हमें वो हर एक स्टेप को फॉलो करना चाहिए जिससे हम कोई भी छोटे से छोटे फ्रॉड को पकड़ सके। वो दूसरी बात है, पकड़ में नहीं आ रहा, वो एक दूसरी बात है। As per SA 240, the auditor responsibility relating to fraud in an audit of the financial statement, वो क्या है, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। नंबर 1, the primary responsibility for the prevention and detection of fraud rests with both those charged with grievances of the entity and the management। बच्चों, जो मैंने आपको बताया था कि फ्रॉड और एरर को पकड़ना ऑडिटर की प्राइमरी लायबिलिटी, प्राइमरी ड्यूटी नहीं होती है। ये ड्यूटी होती है मैनेजमेंट की, ये ड्यूटी होती है गवर्नेंस की, ये ड्यूटी होती है ओनर की। लेकिन हाँ, हमें वो सारे मेथड यूज करने चाहिए कि अगर कोई भी फ्रॉड हुआ है तो वो बचे ना। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर बच गया तो इसका जिम्मेदार मैं हूं? नो। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। पॉइंट नंबर 2, बच्चों हम क्या रीड कर रहे हैं? हम रीड कर रहे हैं ऑडिटर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या किस तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 1 बता दिया कि प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की और ओनर की। Point number 2, it is important that management with the oversight of those charges with grievances place a strong emphasis on fraud prevention, which may reduce opportunity for fraud to take place, and fraud detection, which could pursued individually not to commit fraud because of the likelihood of detection and punishment। बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है? ये सिंपल सी एक बात कह रहा है। ये कह रहा है it is important that management with the oversight of those charged with grievances place a strong emphasis on fraud prevention, यानी कि फ्रॉड ना हो उसके लिए हमें पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। किसी भी छोटे से छोटी गलती को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जो भी कोई अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको लग रही है जो रेज हो सकती है उसको रिड्यूस करना चाहिए। और साथ में एम्प्लॉयज के अंदर डर हो कि अगर हमने फ्रॉड किया तो हम पकड़े भी जाएंगे, उसकी भी पूरी संभावनाएं हैं, और पनिशमेंट भी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और ऑडिटर को भी इसमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए, पूरी तरह से उसको देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 मैं आपके साथ रीड करने चाह रहा हूं। दिस इन्वॉल्व्स अ कमिटमेंट टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर which can be reinforced by an active oversight by those charged with governance। बच्चों ये भी पॉइंट, मतलब अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये सारे के सारे बताते हैं कि आपका जो बिहेवियर है या वो जो भी कुछ चीजें हैं वो सारी की सारी इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि फ्रॉड कम हो। ऑडिटर की कभी भी प्राइमरी लायबिलिटी नहीं होती है। ऑडिटर की प्राइमरी लायबिलिटी हो जाएगी अगर वो पूरी नेग्लिजेंसी के साथ में ऑडिट को परफॉर्म करता है। बच्चों, हाउ टू राइट इन एग्जाम, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है? एग्जाम में आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। और इसके अलावा पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको एग्जाम में क्या लिखना है? अगर मैं प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो उसमें क्या लिखना है? इट्स नॉट द प्राइमरी फोकस ऑफ द ऑडिटर टू डिटेक्ट द फ्रॉड, क्योंकि उसका काम है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टीडीएस, डेप्रिसिएशन, लीगल कंप्लायंसेस, स्टेटरी कंप्लायंसेस, स्टेटरी ड्यूज, ये सब टाइम से हो रहे हैं। एमसीए का जो भी पोर्टल से रिलेटेड वर्किंग है वो सारी की सारी हो रही है या नहीं हो रही है,
डेटर क्रेडिटर रिकंसाइल है या नहीं है, उनकी कंफर्मेशन है या नहीं है, और भी बहुत सारे एरिया होते हैं जिसमें कि उसे ऑडिट करना होता है। इन्वेंट्री को भी देखना होता है, उसका वैल्यूएशन भी देखना होता है, फिक्स असेट्स का वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन की रेट, अकाउंटिंग मेथड डेप्रिसिएशन का, अगर राइट ऑफ करना है, कोई एसेट राइट ऑफ करनी है, किसी चीज को कैपिटलाइज करना है, प्रीपेड, पोस्ट पेड, बहुत सारी चीजें होती है जब हम किसी चीज की ऑडिट करते हैं। तो हमारा फोकस केवल ये नहीं होता है फ्रॉड ढूंढो, फ्रॉड ढूंढो, फ्रॉड ढूंढो, नो, हमारा एक और भी चीज होती है कि जो ऑडिट हुआ है, जो हम काम कर रहे हैं, कि कंपनी ने क्या सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पब्लिक के बेनिफिट को ध्यान में देते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया है या नहीं किया है, कुछ गलत तो नहीं किया है, कुछ अलग तो नहीं किया है, कुछ गवर्नमेंट के ड्यूज तो ऐसा नहीं पे नहीं किए, या कुछ और फ्रॉड नहीं किया है। यानी कि फ्रॉड के साथ साथ और भी बहुत सारे काम होते हैं ऑडिटर के। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ऑडिटर की प्राइमरी काम केवल और केवल फ्रॉड को डिटेक्ट करना हो। हाउ टू राइट इन एग्जाम, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है? एग्जाम में आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। नंबर 1, द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड rests with both those charged with grievances of the entity and the management. It is not the primary focus of the auditor to detect the fraud. Management has primary responsibility to detect the fraud. Auditor nothing to do with it. Point number 2. It is important that management with the oversight of those charges with grievances place a strong emphasis on fraud prevention, which may reduce opportunity for fraud to take place, and fraud detection, which could pursued individually not to commit fraud because of the likelihood of detection and punishment. पॉइंट नंबर 3 मैं आपके साथ रीड करने चाह रहा हूं। दिस इन्वॉल्व्स अ कमिटमेंट टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर विच कैन बी reinforced by an active oversight by those charged with governance. आई थिंक बच्चों बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये था कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट नंबर 4। और बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 4 में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट इज प्योरली केस स्टडी। और बच्चों केस स्टडी में मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या करना है। मैं पहले आपको केस स्टडी एक बार रीड कर रहा हूं। While auditing XYZ Limited, the auditor was told by Mr. Mahesh, the CEO of the company, that he would be responsible for the fraud and error, if any, occur in the books of account of the company. बच्चों एक बात बताओ, अगर कंपनी का सीईओ कहता है कि अगर बुक्स में कोई भी फ्रॉड निकला तो उसके लिए ऑडिटर आप जिम्मेदार होंगे, क्या ये केस स्टडी में आप क्या रिप्लाई करेंगे? मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। ऑडिटर की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन बच्चों केस स्टडी में केवल आप ये थोड़ा लिखोगे, आपको इसमें क्या मेंशन करना पड़ेगा? इसमें आपको बहुत सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। आपको अपनी ड्यूटीज, आपको एक्चुअल में करना क्या है, आप वो अगर मेथड ऑप्ट करते हुए ढंग से कर रहे हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फ्रॉड और एरर्स को लेके, लेकिन हाँ आपको पूरे एफर्ट्स लगाने चाहिए ताकि बुक्स के अंदर कोई भी फ्रॉड या एरर की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि इंसान है आप भी, और आप एक टाइम पर आकर के ऑडिट करते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे साल का, तो उसमें ऑडिट कैसे ट्रैक करेंगे? क्योंकि कई बार फ्रॉड करने वाला इतनी चालाकी से करता है कि वो सामने ही नहीं आती हैं चीजें। तो इसलिए आपकी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब आपकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं अपने वर्ड को वापस लेता हूं, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। को रीड करें तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, केस स्टडी आपको समझ में आई गई है। तो यहां पर हमको देखिए किस तरीके से लिखना है। इसमें हमें लिखना है ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, क्योंकि उसमें क्या बोला गया है कि आप जिम्मेदार हो। तो यहां पर एज पर एसे 240 क्या बोला गया है? As per SA 240, an auditor conducting an audit in according with essays is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statement take a whole are free from
material misstatement whether caused by fraud or error। बच्चों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीजनेबल, और रीजनेबल की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। मतलब अगर आपने एफर्ट्स पूरे किए हैं तो उस केस में आप बच जाएंगे, यानी कि बचे मतलब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। बचने का मतलब हमने कोई फ्रॉड थोड़ा किया है, यानी कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सेकंड पैराग्राफ को मैं रीड करता हूं। Owing to the inherent limitation of an audit, there is an unavoidable risk that some material misstatement of the financial statement will not be detected, even though the auditor is probably planned and performed in according with the एसेज। आपने सेकंड पैराग्राफ में भी बोल दिया कि भाई ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि हम अगर पूरा एसे के अकॉर्डिंग भी स्टेप यूज करें तो भी हो सकता है वो पकड़ में ना आए। व्हेन ऑब्टेनिंग रीजनेबली, द ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म का मतलब क्या हो गया बच्चों? आपको संदेह जरूर करना है, आपको हर एक चीज को डाउटफुल तरीके से जरूर देखना है थ्रू आउट द ऑडिट। आपको एज अ प्रोफेशनली स्पेक्टिज्म का मतलब हो गया कि आपको एक डाउटफुल तरीके से सारी की सारी चीजों को देखना है कि भाई ये गलती इसमें हो सकती है, इसमें गलती हो सकती है। जैसे कि सपोज करो मैं कोरोना की बात करता हूं, आजकल कोरोना बहुत चल रहा है, तो हमें देखना होता है कि हाँ हर इंसान में कोरोना है लग रहा है, तभी हम बच सकते हैं। इसी तरीके से ऑडिट के केस में भी सेम चीज है। आप अगर ऑडिट कर रहे तो आपको यही सोचना है कि इसमें गलती हो सकती है, इसमें गलती हो सकती है, इसमें गलती हो सकती है, इसमें गलती हो सकती है। अगर आप इस तरीके से ऑडिट करेंगे तो गलती पकड़ी जा सकती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। कंसीडरिंग द पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड टू कंट्रोल एंड रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ऑडिट प्रोसीजर्स are that are effective for detecting error may not be effective and detecting fraud. Next paragraph. An auditor conducting an audit is according with essays is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statement taken as a whole are free from material misstatement whether caused by fraud and error. The auditor also has the responsibility to communicate the misstatement to an appropriate level of the management on a timely basis and consider the need to report to it, then charge with governance. He may also obtain legal advice before reporting on the financial information or before withdrawing from management. The auditor should satisfy himself that the effect of fraud is properly reflected in the financial information or the error is corrected in case the modified procedure performed by the auditor confirm the existence of the fraud. The auditor should also consider the implications of fraud and error and frame his report appropriately. In case of a fraud, the same should be disclosed in the financial statement. If adequate disclosure is not made, there should be suitable disclosure in his audit report. बच्चों मेरे ख्याल से केस स्टडी आपको समझ में आ गई। केस स्टडी नंबर 1 में मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चों केस स्टडी नंबर 2 रीड करते हैं एक बार। After the completion of statutory audit of ABC Limited, a fraud was detected at the office of the auditee. The management of the company alleged that there is a failure on the part of the auditor to detect the fraud and the auditor would be responsible for not detecting fraud in the company. बच्चों मेरे ख्याल से इसका भी आपको जवाब समझ में आ गया होगा। इस केस स्टडी में ये भी सिंपल केस स्टडी है, फिर मेरे ख्याल से आपको कुछ ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल है, सेम वही।
As per SA 240 द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वही बच्चों हर बार वही रिपीट होगा इसमें, ये टॉपिक ही प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको एसेज पूरे फॉलो करने हैं, बस सिंपल। As per SA 240, the primary responsibility for prevent and detection of the fraud rests with both those charged with governance of the entity and management. It is important that management, with the oversight of those charges with governance, place a strong emphasis on fraud prevention, which may reduce opportunities for fraud to take place, and fraud detection, which could persuade individuals not to commit fraud because of the likelihood of detection and punishment। बच्चों जो भी हमने ऊपर रीड किया था पॉइंट नंबर 2 में, सेम वही चीज रिपीट हो गई। Such a system reduce but it does not eliminate the possibility of the fraud and error. An auditor conducting an audit in according with essays is responsible for obtaining reasonable, word आपने देखा, reasonable assurance। हम reasonable assurance देते हैं, हम ये नहीं कहते फ्रॉड हुआ ही नहीं है, नो हम ये नहीं कहते, हम कहते reasonable assurance with essays is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statement take as a whole are free from material misstatement, whether caused by fraud or error। यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि फ्रॉड और हो ही नहीं सकता, मैं कहते हैं कि हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड मिस स्टेटमेंट होगा। Owing to the inherent limitation of an audit, there is an unavoidable risk that some material misstatement of the financial statement will not be detected, even though the auditor is properly planned and performed in accordance with the essays. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than the risk of not detecting one resulting from error. This is because fraud may involve sophisticated and carefully organized scheme designed to conceal it, such as forgery, deliberate failure to record transaction, or intentional misrepresentation being made to the auditor. Such attempt to concealment may be even more difficult to detect than accomplished by collusion. The subsequent discovery of the material misstatement of the financial statement resulting from fraud or error existing during the period covered by the auditor's report does not itself indicate that whether the auditor have adhered to the basic principle governing on the audit। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आपने सारे के सारे प्रोसीजर वगैरह सब कुछ ऑप्ट किए हुए, बार बार वही बात घुमा के की जा रही है, तो आपकी प्राइमरी लायबिलिटी नहीं होती है। The question of whether the auditor had adhered to the basic principle governed an audit is determined by the adequacy of the procedure undertaken in the circumstances and the suitability of the auditor's report based on the result of these procedures. The liability of the auditor for failure to detect the fraud exists only when such failure is clearly due to not existing reasonable care and skills. Thus, in the instant case after completion of the statutory audit, if a fraud has been detected, beta ye crux hai, if a fraud has been detected, the same by itself cannot mean that auditor did not perform his duty properly. If the auditor can prove with the help of his paper and documentation and all that he has followed adequate procedure necessary for the proper conduct of an audit, he cannot be held responsible for the same. If, however, the same cannot be proved,
he would be held responsible। तो बच्चों मेरे ख्याल से केस स्टडी 1 और 2 आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हमारा अब वीडियो नंबर 3 कंप्लीट होती है। इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं। एक बार हम उन्हें भी रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीपल चॉइस। Which of the following statement is correct? B point. The risk of not detecting a material statement resulting from fraud is higher than the risk of not detecting material misstatement resulting from error. Point number C. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is lesser than the risk of not detecting material statement resulting from error. D. None of the above and E. All of the above. तो बच्चों इसके अंदर जो हमारा आंसर है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज बी। और मेरे को पता है, आपको पता होगा कि बी क्यों है। आगे चल सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट, पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस। नंबर 1, करेक्ट और इनकरेक्ट। द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन द रिस्क ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिजल्टिंग फ्रॉम एरर। बच्चों ये मई 18 में आया था। इसे एक बार आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू नहीं है, सेम एज अबव है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस द ऑडिटर कैन easily identify all mistakes or manipulation that may exist in the accounts through routine checking process। मेरे ख्याल से बच्चों सिंपल है ये भी, इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो आपका वीडियो 3rd कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 4 में। थैंक यू।